रात के 2 बजे थे जब मैंने अपनी बहन को दीवार से अपना सर टकराते हुए देखा और वो हंस रही थी। उसकी आंखें बंद थी, मुंह से खून आ रहा था और वो हंस रही थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रुको, ये सब कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताता हूं, लेकिन आखिर तक देखना, क्योंकि जो इस कहानी के आखिर में हुआ वो मेरी जिंदगी ने कभी नहीं भुलाने दिया और आपकी भी नहीं भूलेगा। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। मेरा नाम अर्जन है और मैं लखनऊ के पुराने इलाके चौक के करीब एक पुरानी गली में रहता था। हमारा घर इतना पुराना था कि बारिश में दीवारों से सीलन की बू आती थी। छत के लकड़ी के शहतीर कभी कभी बगैर किसी वजह के चरचराते थे। हम 2 बहन भाई थे, मैं और मेरी बहन प्रिया। प्रिया मुझसे 2 साल छोटी थी और बहुत हंसमुख लड़की थी। सुबह उठते ही गाना गाती थी, पड़ोसियों से बातें करती थी। घर में हर वक्त रोशनी लगती थी जब वो होती थी। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब प्रिया की शादी की बात चली। अम्मी को एक रिश्ता आया था। लड़का अच्छे घराने से था और प्रिया भी खुश थी। लेकिन हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी। नाम था उसका कमलाबाई। बुढ़िया, अकेली और हमेशा दूसरों की खुशियां देखकर आंखें फेरने वाली। जब उसे प्रिया की शादी का पता चला तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई थी। हमने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया, काश दिया होता। प्रिया के साथ पहली अजीब बात तब हुई जब वो एक सुबह उठी और उसने कहा कि उसे रात को कोई ख्वाब आया था। एक काली छत वाला कमरा, एक औरत जिसके बाल खुले थे और वो औरत उसके पैरों के तलवों पर कुछ लिख रही थी। हमने हंस दिया, कहा ख्वाब होता है, भूल जा। लेकिन अगली रात भी वही ख्वाब आया और उससे अगली रात भी। फिर एक दिन प्रिया ने नाश्ता नहीं किया, कहा भूख नहीं है, शाम को भी नहीं खाया। अम्मी ने सोचा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, खून वगैरह नॉर्मल है, शायद थकावट है। लेकिन प्रिया का चेहरा बदलता जा रहा था। आंखों के नीचे स्याह हल्के आ गए, गालों का रंग पीला पड़ गया। वो हंसती कम थी। जब भी कोई उससे शादी का जिक्र करता वो अचानक खामोश हो जाती और उसकी नजरें कहीं और चली जाती, जैसे वो कुछ देख रही हो जो हमें नहीं दिख रहा था। रात को वो अपने कमरे में बंद हो जाती, लेकिन अंदर से आवाजें आती थी। एक बार मैंने कान लगाया तो लगा जैसे वो किसी से बातें कर रही है। मैंने दरवाजा खटखटाया। वो बोली कुछ नहीं, बस अंदर से कहा सो जाओ अर्जन, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज बदली हुई लगी, थोड़ी भारी, थोड़ी गहरी। मैंने अम्मी से कहा। अम्मी ने कहा जहनी दबाव होगा, शादी करीब है, लड़कियों को होता है। फिर वो रात आई जब मैंने प्रिया के पैरों को देखा। वो सुबह उठी तो उसके दोनों तलवों पर सुर्ख निशान थे, अजीब निशान, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। एक टेढ़ा मेढ़ा जाल, जैसे किसी ने गर्म सलाई से जिल्द पर कुछ खींचा हो। प्रिया को दर्द भी नहीं हुआ था, उसे पता भी नहीं था। अम्मी कांप गई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा यह किसी चीज से जलने का निशान है, लेकिन कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। वो कुछ क्रीम देकर चला गया। उस रात मैं जागता रहा और रात के करीबन 2:30 बजे मुझे प्रिया के कमरे से आवाज आई। मैं उठा, दरवाजा खोला और वो मंजर देखा जो मैं आज तक नहीं भूला। प्रिया दीवार के सामने खड़ी थी और अपने सर दीवार से टकरा रही थी। थक थक थक, एक रिदम में, जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। उसके माथे से खून निकल आया था और वो हंस रही थी, आंखें बंद, मुंह से खून और हंसी एक साथ। मैंने चीख कर उसे पकड़ा, पीछे खींचा। उसकी आंखें खुली तो वो सफेद थी, पुतलियां अंदर को मुड़ी थी। फिर एक झटके से वो खुद में आई, गिरी और बेहोश हो गई। अम्मी दौड़ी आई, अब्बा उठे, घर में कोहराम मच गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सब टेस्ट किए, दिमाग का स्कैन, खून के टेस्ट, असाब के टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर बोला हो सकता है नींद में चलने की बीमारी हो। लेकिन जब नर्स ने प्रिया का हाथ साफ किया तो उसकी कलाई के अंदर की तरफ एक और निशान मिला, वही टेढ़ा जा, ताजा, सुर्ख और अभी अभी बना हुआ। घर पर कोई नहीं समझ रहा था क्या हो रहा है।
तब मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग चाचा रमेश ने मुझे अकेले में बुलाया। वो अपनी जवानी में किसी मंदिर के पुजारी रहे थे और बहुत कुछ जानते थे जो आम लोग नहीं जानते। उन्होंने मेरी बात सुनी, आंखें बंद की और फिर बोले, अर्जुन, ये बीमारी नहीं है, ये काला जादू है, और जो निशान है प्रिया के जिस्म पर, ये बांधने की अलामत है। जब कोई जादूगर किसी इंसान को किसी चीज से बांधता है तो पहले जिस्म पर ये निशान बनते हैं, फिर रूह कमजोर होती है, फिर अंदर से कुछ और आ जाता है। मैंने पूछा, कौन कर सकता है ऐसा? उन्होंने कहा, जो प्रिया की खुशी से जलता हो। मेरे जहन में फौरी कमलाबाई का चेहरा आया। अगले दिन मैंने कमलाबाई का पीछा किया। वो सुबह एक थैला लेकर निकली, गलियों से होती हुई पुराने शहर की तरफ गई, जहां ईंटों की तंग गलियां थीं और सूरज की रोशनी भी कम आती थी। वो एक पुरानी इमारत में गई। मैं बाहर रुका। कुछ देर बाद निकली तो उसके थैले में कुछ था जो पहले नहीं था। कपड़े में लिपटी कोई चीज, और उस कपड़े पर स्याह धागे बंधे हुए थे। मैंने चाचा रमेश को बताया। उन्होंने कहा, उस औरत के घर में कोई चीज है जो प्रिया से बांधी गई है। जब तक वो चीज तबाह नहीं होगी, प्रिया को आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं है। जो जादू उतारने जाएगा, उस चीज की हिफाजत करने वाली कुव्वत उसे रोकेगी। रात गए। जब कमलाबाई के घर की बत्ती बुझ गई, मैं और चाचा रमेश उसके घर की तरफ निकले। दरवाजा बंद था, लेकिन चाचा ने एक पुरानी चाबी निकाली। कहा, यह उनके पास बरसों से थी, ऐसे ही वक्तों के लिए। दरवाजा खुला तो अंदर से एक भारी घुटन भरी बू आई। गोश्त की सड़ी हुई सी बू, और कुछ और भी, जैसे लोबान जला हो, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जल रहा हो जो नहीं जलना चाहिए था। अंदर अंधेरा था। चाचा के पास एक छोटी सी मशाल थी। कमरे में दाखिल हुए तो दीवार पर स्याह निशान थे जगह जगह, और फर्श पर चौक से कुछ बनाया गया था, एक बड़ा दायरा, और उसमें छोटे छोटे निशान। कमरे के कोने में एक मिट्टी का प्याला रखा था, ढका हुआ, और उसके ऊपर प्रिया के बालों की एक लट बंधी हुई थी। चाचा ने देखते ही कहा, यही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, कमरे की हवा बदल गई। छत का पंखा जो बंद था अचानक घूमने लगा। कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। ऐसी ठंड जैसे किसी ने अंदर से रेफ्रिजरेटर खोल दिया हो। और फिर एक आवाज आई, दीवार के अंदर से, जैसे पत्थर के अंदर से कोई बोल रहा हो, भारी, खुरदरी और नाकाबिल बर्दाश्त। चाचा ने मुझे इशारा किया कि रुको। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा तांबे का डब्बा निकाला और उससे कुछ सुर्ख रंग का पाउडर अपनी मुट्ठी में लिया। अचानक प्याले के पास से हवा का एक भंवर उठा और उस भंवर ने शक्ल लेनी शुरू की। एक साया, लंबा, बेशक्ल, लेकिन हाथ जैसी शक्लें उससे निकल रही थीं। उस साये ने चाचा की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें धक्का दिया। एक जोरदार धक्का, ऐसा जैसे किसी ने लोहे की छड़ से मारा हो। चाचा दीवार से जा टकराए। उनके सर से खून निकल आया। वो फर्श पर गिर गए और कराहने लगे। मैं दौड़ा, लेकिन उस साये ने मेरी तरफ रुख किया। मुझे लगा जैसे हवा में किसी ने मेरी टांगों को पकड़ लिया और जमीन पर खींच दिया। मेरे घुटने फर्श से टकराए। दर्द ने आंखों में आंसू भर दिए। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ मेरे कंधे पर था जो मुझे नीचे रखना चाहता था। वजनी, ठंडा और नाकाबिल दी। चाचा ने दर्द में तड़पते हुए चीख कर कहा, अर्जुन, प्याला तोड़ो, अभी, जल्दी करो। मैंने पूरी ताकत लगाई, उस वजन को धकेला और प्याले की तरफ लपका। वो साया मेरे पीछे आया। हवा का शोर इतना तेज था जैसे कमरे में तूफान आ गया हो। मैंने प्याले को उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर पटका। प्याला टूटा तो अंदर से एक स्याह रंग की मिट्टी निकली। उसमें प्रिया के बालों की लट के साथ एक जला हुआ, सिकुड़ा हुआ नींबू था और कुछ काले धागे जिनमें गांठें थीं। साया एक लम्हे के लिए रुक गया। चाचा ने कहा, जलाओ, सब कुछ जलाओ, अभी। मैंने चाचा की मशाल उठाई और उस मिट्टी, उन धागों, उस नींबू और उन बालों को आग लगा दी। उस लम्हे वो आवाज जो दीवारों से आ रही थी, वो एक लंबी चीख में बदल गई। ऐसी चीख जो कानों के अंदर घुसकर दिमाग को हिला दे। कमरे में हर तरफ से शीशे टूटने लगे। दीवार पर बने निशान अपने आप मिटने लगे और वो साया जो मुझे दबाए हुए था, वो धुएं की तरह खुल गया और गायब हो गया। सब खामोश हो गया। अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने बताया कि रात को प्रिया की नींद बहुत अच्छी रही। वो सुबह उठी,
और उसने नाश्ते में पराठा मांगा। उसके तलवों के निशान मद्धम पड़ गए थे। चेहरे का रंग वापस आ रहा था। कमलाबाई अगले दिन अपना घर खाली करके चली गई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। चाचा रमेश के सर पर टांके लगे, लेकिन वो ठीक हो गए। जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, अर्चन, अगली बार किसी के चेहरे पर किसी की खुशी देखकर आने वाली मुस्कुराहट को नजरअंदाज मत करना। कभी कभी वो मुस्कुराहट इरादा होती है। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जादू हमेशा प्याले में नहीं होता, कभी कभी वो मुस्कुराहट में होता है।